हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हमने वैश्वीकरण चैप्टर पूरा कर लिया था। आज इसके अभ्यास प्रश्न जो नोटबुक अपनी बुक के पीछे के हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, यह हमने डिटेल से पढ़ा था। भारत वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको संक्षेप में बताना है। निजीकरण से क्या तात्पर्य है, निजीकरण का मतलब ये हुआ कि उसका प्रबंधन या स्वामित्व यानी कि मॉनिटरिंग इसको दे दी गई है, निजी क्षेत्र को दे दी गई है, तो क्या कहलाएगा, निजीकरण कहलाएगा। अंग्रेजी में इसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण के क्या क्या लाभ हैं, तो वैश्वीकरण के लाभ हमने और नकारात्मक हमने दोनों चीजें। इसे लाभ से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वस्तु कहीं पर भी मिल जाती हैं, दुनिया की छोटी संस्कृतियों को बड़ी संस्कृतियों से सीखने को मिला है, गरीब अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी अर्थव्यवस्था से सहायता मिली है, बहुत सारे लाभ इसमें है। संचार क्रांति है, वस्तुओं की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है, उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है, विदेशी वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। भारत में आर्थिक सुधार कब और क्यों प्रारंभ हुआ, ये सवाल बोर्ड ने पूछा था, आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। भारत में आर्थिक सुधार नरसिंह राव जी की सरकार ने मनमोहन सिंह जी जो वित्त मंत्री थे तब किए 1991 में। क्यों किए गए, ताकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था जुड़ सके और सबसे अच्छा फायदा हम भी फ्लो में आ सके, भारत को लाभ हो सके, भारत विदेशी व्यापार कर सके और संपन्नता प्राप्त कर सके। वैश्वीकरण के राजनीतिक पक्ष पर राज्य का क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये दोनों प्रकार के प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पड़े थे। राजनीतिक में देखें तो कहीं ना कहीं महाशक्तियों का समर्थन सकारात्मक रहा और संप्रभुता की कमी नकारात्मक रहा। वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किन देशों पर पड़ा, छोटे देशों पर पड़ा, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बड़े देशों के अनुसार हो गई और वो जैसा चाहते हैं वैसा ही उन्हें करना पड़ेगा। वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के बारे में बताएं। वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष सकारात्मक की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों आंसर देने हैं। सकारात्मक की बात करें तो छोटे देशों के मजे हो गए हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था अपने लालच के लिए, अपने सहायता के लिए इनको अपनी ओर ले रही है, बहुत आसानी से इन्हें बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं, बहुत सारी उद्योग दे रहे हैं, बहुत सारी तकनीकी दे रहे हैं ताकि ये उनके साथ जुड़े रहें। महाशक्तियों का लाभ क्या है, इनमें बाजार है, कच्चा माल है, संसाधन है, वो यहाँ से निकालेगी और इसको बेचेगी। वैश्वीकरण के राजनीतिक पक्ष पर राज्य, वैश्वीकरण का राजनीतिक पक्ष का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि राजनीतिक पक्ष की बात करें, हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि राज्य के कानून निर्माण या शक्ति में तो कहीं कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन राज्य के केवल और केवल क्या आए हैं, कार्यों में कमी आई है। जो कार्य पहले संपूर्ण तरीके से राज्य करता था, आज वो राज्य को करने की जरूरत नहीं है। वे कार्य कौन कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रही हैं। जीवन प्रत्याशा पर क्या प्रभाव पड़ा है, बढ़ी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यानी कि जीवन की जो दर है, एज ग्रुप है, जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि जीने की उम्र बढ़ी है, क्योंकि मेडिसिन बहुत सारे आ गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, मेडिकल सर्विस आ गई, तो कहीं ना कहीं हमारे जो जीवन जीने की उम्र है वो ज्यादा हुई है। इसमें लघुत्रात्मक देखते हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष से आप क्या समझते हैं, यानी कि कल्चर ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, तो वैश्वीकरण का सांस्कृतिक पक्ष हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, कैसे संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है वो सब बताना है इसमें। वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभाव क्या क्या रहे हैं, तो प्रभाव सेकंड लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि किस पर वैश्वीकरण का क्या क्या और कितनी मात्रा में प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का सकारात्मक नकारात्मक दो प्रभाव पड़े थे, ज्यादातर चांस नकारात्मक के रहते हैं, यहाँ पर क्या पूछा है, सकारात्मक पूछा है। भारत में भूमंडलीकरण क्यों अपनाया गया, ये देखो दूसरा शब्द आ गया यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। भूमंडलीकरण को भी क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। हमने इंट्रोडक्शन में ये बात की थी, ग्लोबलाइजेशन हो चाहे भूमंडलीकरण हो चाहे वैश्वीकरण हो, एक ही बात है।
ज्यादातर शब्द आपको भूमंडलीकरण ही बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो भारत में भूमंडलीकरण क्यों अपनाया गया, कोई 4 कारण बताएं। तो 400 कारण है इसके, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। वैश्वीकरण के विरुद्ध में मुख्य क्या आधार है, यानी कि वैश्वीकरण का विरोध करने के कारण क्या क्या हैं। इसमें बहुत सारे मुख्य कारण हैं। छोटी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, छोटे राज्यों की संप्रभुता है, बहुत सारे रीजंस इसमें आएंगे। वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय संप्रभुता को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको जरूर याद रखना है। ये कह रहे हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय धरातल की जो सीमाएं थी, जो देश अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे, जो देश ये सोचते थे कि छोटे हैं हम, महाशक्तियां हम पर कब्जा कर सकती हैं, वो अलर्ट थे। लेकिन आज उनकी संप्रभुता को खतरा हो गया है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की संप्रभुता हो गई है। एक तरीके से क्या हो गई है, दुनिया की संप्रभुता हो गई है। आज सीमाएं कमजोर हो गई हैं, एक दूसरे से व्यापार होने लग गया है, एक दूसरे के अंदर जाने लग गए हैं। तो आज राष्ट्रीय संप्रभुता की जगह कौन सी संप्रभुता आ गई है, अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता आ गई है, क्योंकि सबके लिए सबके रास्ते क्या हैं, ओपन हैं। निबंधात्मक इसमें 2 सवाल हैं। पहला है वैश्वीकरण क्या है, इसके राजनीतिक आर्थिक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण कितने प्रकार के पढ़े हमने, 3, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक। सबसे ज्यादा फोकस किसका रहता है बोर्ड के एग्जाम में, सांस्कृतिक का, लेकिन आपको तीनों को बराबर महत्व देना है। 90% सवाल सांस्कृतिक वैश्वीकरण से ही आता है, फिर भी आपको तीनों बराबर महत्व के रखने हैं, चाहे वो राजनीतिक पूछ ले, चाहे आर्थिक और चाहे सांस्कृतिक। एक वैश्वीकरण आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा। भारत और वैश्वीकरण पर निबंध, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है कि अब इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो भारत ने वैश्वीकरण कैसे अपनाया, किन कारणों में अपनाया, फिर भारत का सकारात्मक पक्ष और भारत का नकारात्मक पक्ष, और फिर उसके परिणाम। इस 3 भागों में हम इस आंसर को बांट देंगे। भारत ने कब अपनाया, किन परिस्थितियों में अपनाया, भारत पर सकारात्मक प्रभाव, भारत पर नकारात्मक प्रभाव, और उसके बाद इसके परिणाम क्या निकलने वाले हैं। और बड़ी जबरदस्त बात है, आपको याद रखना चाहिए कि भारत पर वैश्वीकरण के परिणाम अभी आना बाकी है, अभी आएंगे। कुछ प्रभाव जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन अभी इन फ्यूचर इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन नुकसान होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि नुकसान तो पूरी दुनिया को ही होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बाकी इसके नुकसान नहीं, इसके फायदे ही हैं। यहाँ पर अपना वैश्वीकरण चैप्टर समाप्त। अब पढ़ते हैं नव सामाजिक आंदोलन। इसमें आज का अपना नया चैप्टर है नव सामाजिक आंदोलन। आपको पता होगा आंदोलन क्या होते हैं, पहले ये जरूर देखना है। ऐसे वंचित समूह जो समाज की मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं, बहुत ध्यान से देखना है। आंदोलन का मतलब, सिर्फ आंदोलन का मतलब, ऐसे वंचित समूह जो समाज की मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं, से वंचित रह गए हैं, या देसी भाषा में कहें विकास में पिछड़ गए हैं, विकास में पिछड़ गए हैं। क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। एक एग्जांपल से हम देखते हैं। ये एक राज्य है, माना ये क्या है, एक राज्य। इस राज्य में हमने यहां पर एक परमाणु संयंत्र लगा दिया। क्या लगा दिया, परमाणु भट्टी हमने लगा दी। तो आप बताएं, क्या इस क्षेत्र में रेडिएशन नहीं फैलेगा क्या? बिल्कुल फैलेगा। तो ये लोग कहेंगे कि भाई हम लोग ही थोड़ी इस राज्य के हैं, बाकी लोग भी तो हैं, आप इसको यहाँ लगा दो। यहाँ वाले यहाँ चाहते हैं, यहाँ वाले यहाँ चाहते हैं, यहाँ वाले यहाँ, कहीं तो लगेगा। ऐसी स्थिति में पहले प्रकार के आंदोलन जो विरोधी आंदोलन कहलाते हैं, आंदोलन के बहुत सारे प्रकार हम पढ़ेंगे।
आंदोलन की बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे, आंदोलन किस प्रकार से होते हैं। क्यों, ये सिंपल एक एग्जांपल है कि आंदोलन क्यों हो रहे हैं। ये राज्य, इसमें हमने परमाणु भट्टी लगाई यहाँ, तो ये लोग तो विरोध करेंगे क्योंकि भैया हमें रेडिएशन हो रहा है, जीवन जीने का अधिकार हर किसी व्यक्ति को है। ऐसी स्थिति में ये लोग चाहेंगे कि यहाँ लगे या लगे ही नहीं, लेकिन बिजली सबको चाहिए, ऊर्जा सबको चाहिए, विकास सबको चाहिए। कहीं ना कहीं आंदोलन का कारण ये चीजें बन रही हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लें, एक नदी की बात करें तो इस तरीके से ये नदी जा रही थी, हमने यहाँ से कट लगाया, बांध बना दिया, अब ये बहाव क्षेत्र में आ गए, 3 लोगों के घर, खेती, सब कुछ इसमें डूब गया, बहाव क्षेत्र में आ गया। तो इनको यहाँ से क्या होना पड़ेगा, विस्थापित, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ेगा। ये लो, ये आंदोलन का कारण बन गया। तो कहीं ना कहीं बेसिक्स कारण ऐसे ही होते हैं। एक तो ये आगे समस्यात्मक, इसमें दूसरा एजेंडा हम लोग और देखते हैं। अगर हम इसको राज्य को ऐसे देखें, राज्य को देखें तो वास्तव में विकास क्या होता है। विकास की परिभाषा पहले आपको देखनी होगी। डेवलपमेंट क्या होता है, जब किए गए कार्य से प्रत्येक व्यक्ति या समूह संतुष्ट हो, क्या हो, संतुष्ट हो और विरोध ना करे, क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विकास क्या है, जब किए गए कार्य से प्रत्येक व्यक्ति क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए और क्या ना करे, विरोध ना करे, तो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। यानी कि हर व्यक्ति उस चीज का क्या करे, समर्थन करे, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से क्या नहीं करे, विरोध ना करे, तो क्या कहलाएगा, विकास। क्या कहीं ऐसा नजर आता है, नहीं। कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में छोटे से छोटा क्या होगा, विरोध जरूर होगा। तो इसे विकास की परिभाषा नहीं की जा सकती। फिर क्या कार्य होंगे ही नहीं, क्या सरकार काम करेगी नहीं, सरकार को चाहिए, राज्य को चाहिए, संस्थाओं को चाहिए ऐसा कार्य करे जिसमें सबका समर्थन हो, सबको साथ ले, कॉमन प्रोग्राम बनाए, अंधा अनुकरण ना हो। जैसे इस बांध की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमने बांध बनाया, जिन लोगों की जमीन आ गई इन्हें यहाँ जमीन अलग से अलग दे दी और कहीं इनको जाके शिफ्ट कर दिया गया, इनको सारे संसाधन दिए गए, तो विरोध हो जाएगा समाप्त। कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। हमने एक चीज देखी, आंदोलन के कारण क्या है। आंदोलन के कारण है सरकार का किसी क्षेत्र विशेष पर ध्यान ना देना, सरकार का ऐसा कार्य करना जिससे कोई समूह पिछड़ गया। जैसे 100 लोग थे, 80 लोगों के लिए काम किया गया, 20 लोगों के लिए काम नहीं किया गया, तो 20 लोग क्या करेंगे, अधिकारों की मांग, किसके जरिए, आंदोलन के जरिए। अब कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ गया कि आंदोलन क्या होते हैं और क्यों होते हैं। ये 2 बातें हमारे समझ में आ गई। आंदोलन क्या होते हैं, अपने मांगों को मनवाने के लिए सरकार को राज्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, आंदोलन करना कहलाता है। क्यों होते हैं, जब वो हम समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए, अपना हक मांगने के लिए, जैसे कल किसानों के आंदोलन हो रहे थे। आपने देखा होगा कल संसद भवन पे एक बड़ा अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। अभी गवर्नमेंट एक किसान बिल ला रही है और किसान बिल में क्या है वो जरूर आपको देखना चाहिए। एक चीज है एमएसपी। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को पहले समझना चाहिए, फिर अपने इस एग्जाम्पल को आगे देखेंगे। ऐसी कीमत, इससे कम इस फसल की कीमत नहीं होगी। यदि इससे कम फसल की कीमत आकी जाती है तो सरकार इस कीमत पर खरीद लेगी। जैसे एग्जाम्पल, आपने बोया था बाजरा और ये बाजरा बोते समय ही सरकार ने कहा
कि भाई साहब आपका बाजरा कोई भी नहीं खरीदेगा, तो 9 रुपए केजी के भाव से सरकार आपका बाजरा खरीद लेगी। आप लोग बाजरा बोएं, इसलिए क्या होता है, बल मिलता है किसान को, किसान का समर्थन होता है एक प्रकार से कि हम आपके साथ हैं, किसान के साथ, सरकार आपके साथ है, आप बाजरा बो। यदि बाजरे की कीमत इससे भी कम जाती है तो 9 रुपए केजी का बाजरा आप किसको बेच सकते हो, सरकार को बेच सकते हो। इससे आगे अगर बढ़ती है 10, 11, 12, 20, 50 तो आप अपनी मर्जी से बेच सकते हो। कम से कम मूल्य आपकी इसकी फसल की ये रहेगी, इसलिए किसान को मजबूती देने का काम किया गया है। इसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये फसल बोते समय ही सरकार के द्वारा तय किया जाता है, और जब फसल की कटाई होती है तो सरकार इसे कहती है कि आप चाहो तो सरकारी खजाने में दे सकते हो इस कीमत पर, और यदि आप चाहो बाजार में अच्छा मूल्य तो बाजार में बेच सकते हो। यदि इससे भी बुरी स्थिति है तो इसमें सरकार लेने में समर्थ होती है, किसान को स्टेबिलिटी मिलती है, किसान की रोजी रोटी चल जाती है। अब बहुत सारे दल क्या कह रहे हैं कि सरकार इस बिल में MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर रही है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, केवल क्या है, अफवाहें हैं, ऐसा किसी ने कुछ कहा ही नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, बहुत सारे लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी कि 2000 के नोट में चिप सेट लगा हुआ है और उसको ट्रेस किया जा सकता है। बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग भी उसमें मैं दिखा सकता हूँ आपको, बहुत नामी ग्रामी पेपरों ने भी छापा था, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी ये बात चलाई थी, और बाद में पता लगा कि इसमें कुछ था ही नहीं। तो ये क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ अफवाहें हैं, टोटल अफवाहें हैं। पढ़े लिखे लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस बिल की कॉपी नहीं पढ़ी, जबकि सरकार ने इंटरनेट पे उसको अवेलेबल करा दिया है, गवर्नमेंट ने उसको इंटरनेट पे अवेलेबल करा दिया है, न्यूज़पेपर में अवेलेबल करवा दिया है, और बड़े बड़े विद्वान आदमी जो डिबेट्स में बैठे हैं, ऐसे लोगों ने भी उस बिल को नहीं पढ़ा। वास्तव में जजमेंट क्या होता है, वास्तव में न्याय क्या होता है, आपने क्या किया, सरकार ने क्या किया, उस बिल को पढ़ना चाहिए, और उसमें क्या बातें हैं उसके बाद डिबेट करनी चाहिए, उसके बाद विरोध करना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं, उनकी सरकार कह रही है, वो कह रही है बिल की कॉपी ले लीजिए आप, और बिल वाकई लिखित में होता है। आप सब पॉलिटिकल के विद्यार्थी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं नियम कानून कैसे बनते हैं संसद में। जब सब कुछ सामने है तो फिर विरोध किस चीज का। इस बिल में क्या आया कि कोई भी किसान अपनी फसल यदि बेचता है तो वो संबंधित इलाके से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जैसे जयपुर का किसान है तो वो सिर्फ जयपुर मंडी में ही बेचेगा, ऐसी कुछ व्यवस्था पहले से थी। अब इन्होंने क्या किया कि जयपुर का किसान अपनी मर्जी से पूरे भारत में कहीं पर भी इच्छा अनुसार कीमत पर फसल बेच सकता है। अब इसमें विरोध करना कहां समझ में नहीं आ रहा मेरे को, विरोध क्यों हो रहा है। किसान है, दिन रात मेहनत की, खून पसीना बहाया, उसे अपनी कीमत लेने का पूरा हक है, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना हो, और उस फसल को वो पूरे भारत की किसी भी मंडी में जाकर बेच सकता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो बिचौलिए हैं, जो बीच में खरीदते हैं किसान और मंडी के बीच में, और फिर वो ऊंचे दामों पर बेचते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। ये कौन लोग हैं, माफिया लोग हैं, ब्लैक मार्केटिंग वाले लोग हैं। ये कहीं ना कहीं किसान की मूल पूंजी को खाते हैं। वास्तव में किसान तक पैसा नहीं पहुंच पाता, वास्तव में किसान की दयनीय स्थिति के लिए यही कारण है, और इसीलिए मोदी सरकार कह रही है कि किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला है। हो सकता है इसका नकारात्मक असर हो, हमें इसका पॉइंट ऑफ व्यू अभी नहीं समझ में आ रहा हो सकता है इसके कोई फॉल्ट हो सकता है आगे जाकर रिजल्ट्स निकले। तो हमारे संविधान संशोधन भी तो है, न्यायिक पुनरावलोकन भी तो है, यदि इसका इफेक्ट आएगा तो वापस ले लिया जाएगा कहीं ना कहीं, और अगर इसके नकारात्मक प्रभाव होंगे तो बाद में इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तो ये बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। एक किसान को अपनी फसल का पूरा पेमेंट लेने का हक है, और वो उसे पूरा पैसा मिलना ही चाहिए। हम भारत के विकास में यदि योगदान को बात करें तो 50 से 60% कृषि है, हम जानते हैं,
और मैक्सिमम अगर देखें तो 70% आधारित क्या है, हमारी जीडीपी कृषि आधारित है। अब कृषि का विकास यदि नहीं होगा, कृषि के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगा। ऐसी स्थिति में किसान को पूरा पेमेंट मिलना बहुत जरूरी है। किसान को लागत मूल्य ही नहीं निकल पा रहा है, इतना ज्यादा बिचौलियों का काम हो चुका है। इन मीडिएटरों को खत्म करने का काम इस बिल में किया गया है कि किसान डायरेक्ट अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे जाकर बेच सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक परिणाम इसके आएंगे। केवल 2 ही राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब और उससे लगते हुए किसान। क्या पूरे भारत में किसान नहीं है? विरोध होना चाहिए था तो पूरे देश में होना चाहिए था। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने दिल्ली में कुछ इलाकों में विरोध देखा था नागरिक संशोधन बिल का, बाकी पूरे देश में कहीं विरोध नहीं था। यदि किसी का पंगा है तो पूरे देश में होना एक साथ, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल पूरे देश में लागू हुआ था, केवल दिल्ली में ही नहीं हुआ था। कृषि बिल भी पूरे देश में लागू हुआ है, एक सिर्फ स्टेट की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, पॉलिटिशियन है, राजनीति है, और कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये क्या हो रहा है, अन्याय है, उन्हें इसमें बरगलाया जा रहा है। तो ये क्या है, एक आंदोलन का रूप है। अपने को सिर्फ इतना ही देखना है, हम कृषि आंदोलन भी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये यहाँ पर एग्जाम्पल बता दिया है। इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है, हमें इसमें डिटेल में नहीं जाना, बस इतनी सी बात देखनी है। यदि किसान को पैसा ज्यादा मिल रहा है, यदि किसान के अधिकार ज्यादा मिल रहे हैं, तो इस पे सरकार को समर्थन मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा मेहनती हमारे लिए है तो वो है अन्नदाता, और इसके बिना संभव नहीं है, इसकी खुशहाली के बिना देश की खुशहाली संभव नहीं है। तो सरकार और देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि सारा फोकस किसान पर किया जाए, उसकी दयनीय स्थिति को सुधार कर बहुत सुदृढ़ करना चाहिए। किसान सुधरेगा तो देश सुधरेगा, किसान आगे बढ़ेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए सरकार को पूरा फोकस किसान की दयनीय स्थिति को सुधारने में लगाना चाहिए, और ये बिल मेरे हिसाब से उसमें एक कदम ही है। तो हमने ये देख लिया कि आंदोलन क्यों होते हैं और किस प्रकार से हो रहे हैं। इसमें राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू भी जुड़ जाता है, राजनीतिक फायदा लेने की बातें भी हो जाती हैं। अब इसमें एक सवाल आया है, नव सामाजिक आंदोलन, और इसमें अगली बात कौन सी आई है, आंदोलन तो हमने देख ही लिए किस प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं। अब है दूसरा इसमें नव सामाजिक आंदोलन, यानी कि नई सामाजिक समस्याओं, नई सामाजिक समस्याओं को लेकर किए जाने वाले आंदोलन, किए जाने वाले आंदोलन क्या कहलाते हैं, नव सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। समाज में तो परंपरागत समस्याएं थी, अभी क्या आ गई है नई, तो नई सामाजिक समस्याओं को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, नव सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं।